बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मेरे सामने एक क्वेश्चन है। ये मार्च 2021 का क्वेश्चन है और शायद पहली दफा जो है वो एक ढंग का सवाल जो है वो इस टॉपिक पे एग्जामिनर ने फर्स्ट टाइम पूछा था। ये वो क्वेश्चन है, ये है इफ्रिक 1 के ऊपर और ये इफ्रिक 1 का सवाल है। सवाल है आसान, लेकिन सवाल में एक टेक्निकल गलती थी। फिर इसके बाद जो है वो इसको मैंने डिस्कस भी किया। क्या बोलो मुझे वो इस पर ईमेल भी की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक रेजोल्यूशन पे पहुंचेगा कि आपने जो ट्रीटमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं उसमें मार्क्स दिए, जो उनका अपना ट्रीटमेंट है उसमें मार्क्स दिए। तो ये अब एस्टैब्लिश है कि जो ट्रीटमेंट मैं इसका कराऊंगा उसके आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, स्लाइड से डिफरेंस है इसमें। आखिरी एक एंट्री में एग्जामिनर ने जो है वो पता नहीं क्यों जो है वो रिड्यूस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं किया। आप सवाल करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम के सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन में एक एंट्री का फर्क है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं जनाब। ये 1 जनवरी 2020 ग्रेटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड completed installation of a plant which will be required to be dismantled at the end of 10 years। ठीक है जी, देखें 1 जनवरी 2020 को हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की एक ऐसे एसेट की जिसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद हमें उसको उखाड़ना होगा। ठीक है जी, हमने सर एसेट के लिए कोई 2000 मिलियन रुपए पे किए और 1 जनवरी को हमें लगता है कि 10 साल बाद हमें 200 मिलियन पे करने पड़ेंगे डिसमेंटलिंग के लिए और हमारे पास 10% सर डिस्काउंट रेट है। इसका मतलब ये पूरा पहला पैराग्राफ इनिशियली एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और इनिशियली प्रोविजन का क्या एस्टिमेट होगा वो जानने के लिए ये पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं वो अमाउंट जान लेते हैं जिस पे आपने डे 1 पे एसेट को बुक करना है और साथ ही साथ आपने प्रोविजन को बुक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर मेरे पास एसेट की कॉस्ट है 2000 मिलियन, नजर आ रहा है। अब मेरे पास सर प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट कितने की भैया सर 200 रुपए की और ये मैंने पे करना है सर 10 साल बाद 1 प्लस 10% रेज़ पावर 10। तो सर मेरे पास 200 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ पावर 10 सर ये आता है मेरे पास 77.11। ये हो जाता है सर मेरे पास 2077.11। ठीक है जी, अब मैं डे 1 का एंट्री मैंने पास की, तसल्ली की एंट्री पास करना रिकॉर्ड नहीं है वैसे। 1 जनवरी 2020 एंट्री हमने पास की होगी पीपी डेबिट सर 2077.11। सर मेरे पास से कैश गया होगा 2000 रुपए का क्योंकि मैंने एसेट खरीदा और मेरे पास सर बैलेंस शीट पे एक प्रोविजन आ गया होगा डीकमीशनिंग कॉस्ट के नाम से 77.11। पक्का जी। अब सर मेरे पास दो अकाउंट्स खुल गए होंगे एट द सेम टाइम। मैं जरा सा लाइन लगा दूं सर, ये मेरे पास पीपी का अकाउंट है। ठीक है, ये मेरे पास सर प्रोविजन का अकाउंट है और ये मेरे पास कोने में सर रिवैल्यूएशन का अकाउंट है। सर आपको कैसे पता चला रिवैल्यूएशन? क्योंकि सर अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी और नीचे लिख के जीआई हैज अ पॉलिसी ऑफ सब्सिक्वेंटली मेजरिंग प्लांट यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन मॉडल है तो हमारे पास किसी न किसी स्टेज पे रिवैल्यूएशन आएगा जरूर। ठीक है, कहां गया भाई ये मेरा पीपी का हिसाब किताब उत्तर ऐसे आ जाएगा मेरे पास प्रोविजन का हिसाब किताब तो रिवैल्यूएशन ऐसा। सर ये मेरे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मेरे पास है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट और आखिर में सर मेरे पास रीवैल्यूएशन इफ एनी। ठीक है जी, अगर कोई रिवैल्यूएशन आई तो। अब मेरे पहले बच्चों सबसे पहले मेरे पास 1 जनवरी 20 को मेरे पास पीपी की सर इफेक्टिवली कॉस्ट आ गई है 2077.11 और मेरे पास सर प्रोविजन आ गया 1 जनवरी 2020 को पीपी की वजह से एक प्रोविजन आ गया 77.11 ऐसा। रिवैल्यूएशन तो पहले दिन हो नहीं सकती है, फिर आगे जाते हैं जनाब। फिर कहते हैं फेयर वैल्यू प्लांट एट 31 दिसंबर 2020 यानी पहले साल के एंड पे वाज 1845 इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब देखिए ये बड़ा डॉजी वर्ड है, एग्जामिनर ने बहुत ऐसे इस अंदाज से इस वर्ड को इस्तेमाल किया कि उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है जी, और फिर वो अच्छा इंटरप्रिटेशन में पता चल गई जब हमसे बात होती रहती है सर के एग्जाम डिपार्टमेंट वालों की, तो हम उससे गाइडेंस लेते रहते हैं, सारे कॉलेज के टीचर गाइडेंस लेते रहते हैं। तो ये चीज हमें पता चली कि इंक्लूडिंग का वर्ड एग्जामिनर क्या समझता है, व्हाट इज इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि मिसाल के तौर पर सर मेरे पास 31 दिसंबर 2020 पे मैं गया इस एसेट को बेचने के लिए। ठीक है, इस एसेट को बेचने के लिए गया तो इस एसेट के साथ साथ मुझे लायबिलिटी भी बेचनी है। तो जिस बंदे को मैंने कहा यार ये एसेट है और इसको खाने की लायबिलिटी, ये दोनों साथ बेचूंगा। ठीक है जी, जब मैं एसेट आपको बेच दूंगा तो खाने की बिल्ली मेरी नहीं होगी, ये भी आपकी। ठीक है जी, तो इफेक्टिवली सर उसको मैंने बेचा एक एसेट जिसको मैं नाम दे रहा हूं जी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और मैंने साथ में उसको बेची एक लायबिलिटी फेयर वैल्यू लायबिलिटी। जो मैंने एसेट बेचा अज्यूम करो मैंने x रुपए में बेचा, नहीं पता उसकी फेयर वैल्यू। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू हमें बताइए सर एग्जामिनर, करंटली लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है कुछ सर कितनी? पहले तो काम करें पहले साल के एंड पे आ जाए 31 दिसंबर 2020 पे आ जाए, पहले उस पर डेप्रिसिएशन बुक कर लें सर डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 207.71 ऐसा। ये मेरा डेप्रिसिएशन है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट दिसंबर पे हो जाएगी 2077.11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 1869.4 ये कैरिंग अमाउंट है। इस पे लग जाएगा इंटरेस्ट, सूद लग जाएगा 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा जी 7.711 ऐसा। तो मेरे पास सर 77.11 ये आ गया सर 84.82। अब मुझे पता मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट है 1869 और मेरे पास लायबिलिटी मौजूद है 84.81। हमें पता हमने एसेट कितने का बेचा, हमने लायबिलिटी साथ में दी 84.81। ये लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इफेक्टिवली फेयर वैल्यू। ठीक है जी, उस बंदे ने हमें कहा और सुनो इन दोनों के मैं सर्टेन पैसे दूंगा, और सुनो इन दोनों के मैं सर्टेन पैसे दूंगा। सर उस बंदे ने आपको कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा 1845 रुपए एसेट के, किसके 1845 रुपए एसेट के, और मैं आपको दूंगा सर लायबिलिटी, यानी आपने मुझे लायबिलिटी पैसे देने 84.81। मैंने सामने वाले बंदे को अगर ये एसेट बेचना है तो इतने पैसे लेने हैं और मैंने सामने वाले को लायबिलिटी बेचनी है तो अपनी जेब से इतने पैसे देने हैं। तो मेरे पास 1845 माइनस लायबिलिटी आती है 1760.179। बहुत से देखिएगा ये कहलाता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। आपका एग्जामिनर कहता है कि जब मैं एसेट बेचने जाऊंगा बमाय लायबिलिटी यानी लायबिलिटी के साथ उसको बेचने जाऊंगा तो बंदा मुझे कोट करेगा ये अमाउंट 1760.179। वो कहेगा जी एसेट छोड़ जाएं, ये पैसे ले जाएं, लायबिलिटी भी हमारी एसेट भी हमारा, आप जाने आपका काम जाने पैसे लो जाओ यहाँ से। ये वैल्यू किसकी है 1760, ये वैल्यू है सर माइनस करके लायबिलिटी की वैल्यू मैंने निकाली है, ये नेट एसेट की वैल्यू ये नहीं चाहिए, हमने एसेट को ही वैल्यू करना है। तो एग्जामिनर कहता है जनाब फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग यानी इंक्लूडिंग मतलब 1760 जो फेयर वैल्यू नेट एसेट की थी, फिर हमने इसमें इंक्लूड किया 84.821 और जाके हमारे पास वैल्यू बनी 1845। तो जो 1845 वैल्यू दी हुई है एसेट की फेयर वैल्यू है, यानी दुनिया भर में जब भी कोई इस तरह का एसेट बिकता है उसकी जेन्युइनली फेयर वैल्यू लायबिलिटी समेत होती है 1860। तो आपका एग्जामिनर कह रहा है 1860 नेट एसेट की वैल्यू है, इंक्लूड कर दिया उसमें लायबिलिटी की वैल्यू और जाके वैल्यू बनी 1845 ये एसेट की फेयर वैल्यू। अच्छा मेरा अपना अंदाजा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं समझता हूं कि एग्जामिनर को वैल्यू ऐसे देनी चाहिए थी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ओनली, ऐसे लिख देना। इंक्लूडिंग का बड़ा डॉजी है,
लोग ऐसे भी कह सकते हैं इंक्लूडिंग का मतलब है माइनस करने के बाद, गलत हो जाएगा। आपके एग्जामिनर का मतलब है हम बेचने जाते हैं नेट एसेट, नेट एसेट की वैल्यू मिलती है 1760, आगे कहता है इसमें इंक्लूड कर दो फेयर वैल्यू लायबिलिटी, फेयर वैल्यू लायबिलिटी जो माइनस हुई उसको रिवर्स कर दो, तो जाके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एसेट की वैल्यू। आइंदा के बाद एग्जाम में अगर वर्ड लिखा इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है जी, फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो इसका मतलब है वो ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू दे रहा है, वो सिर्फ एसेट की फेयर वैल्यू दे रहा है। और अगर एग्जाम में लिखा है फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग 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 डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो फिर वो नीचे वाली वैल्यू दे रहा है। अब ये एग्जामिनर ने एक बेंचमार्क बना लिया, आपने उसको ऐसे याद करना है। अब बताएं जी, फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग लायबिलिटी सिर्फ एसेट की वैल्यू है, फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग लायबिलिटी नेट एसेट की वैल्यू है। तो सर हम यहां समरी लिख देते हैं। समरी हमारे पास ये है कि जी, नीचे लिख दो, समरी हमारे पास ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब एग्जामिनर ये वर्ड लिखेगा तो इसका मतलब है हमारे पास ओनली एसेट फेयर वैल्यू, ऐसा। और अगर वो लिखे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो इसका मतलब ये कि आपको एग्जामिनर ने जो फेयर वैल्यू दी है वो नेट एसेट की दी है। अगर आपको इफ यू नीड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ओनली देन फेयर वैल्यू गिवन, यानी ये जो है ये वाली जो बात है, जो फेयर वैल्यू गिवन है इसमें ऐड कर दें फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो आपको मिल जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ ओनली एसेट। ठीक है जी, याद रहेगा। ये बड़ा फजूल का सब किताब है, लेकिन है सर हम चलाना है इसी तरह। ठीक है, अब बताइए सर मेरे पास जो 1845 आ रही है एग्जामिनर ने जो दिया ये एसेट की ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू। चाहे मैंने एसेट की कैरिंग अमाउंट देखा तो मुझे रिवैल्यूएशन लॉस नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो मैंने 31 दिसंबर 2020 पे लॉस बुक कर लिया, रिवैल्यूएशन लॉस, ये मैंने डाल दिया सर पीएनएल में, ऐसा ऐसे ही दोस्त, ये मैंने पीएनएल में डाला। और ये किस साल में डाला सर? 2020 के एंड में। ठीक है, कितने का पता नहीं कितने का लॉस था, लेकिन सर मेरे पास बच गया एंड में कितना 1845, तो शायद ये 24.4 का लॉस है सर। अच्छा, प्रोविजन में कोई चेंज नहीं आया, रिवैल्यूएशन तो शुरू ही नहीं हुई, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, कोई टेंशन नहीं मामा। हमने एक चीज नोट कर ली कि हमारे पास एक रिवैल्यूएशन लॉस है। ठीक है जी, 31 दिसंबर, सोचे किसी अच्छे कलर से लिखा है जमीर साहब, मुनासिब ना करें, 31 दिसंबर 2020 पे एक लॉस है 24.4। ठीक है, दिमाग में रखिए, साइड में नोट कर लिया, डन। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं जनाब। फिर कहते हैं खत्म होगी 2020 है ना जी, 2020 होगी खत्म, खलास जी। सेकंड 2021 के एंड पे आपकी डिसमेंटलिंग लायबिलिटी का प्रोविजन या अमाउंट जो इनिशियली 200 था वो रिड्यूस हो गया कितने का? 150 रुपए का अमाउंट। ठीक है, और जो आपका रेट 10% था सर वो रिड्यूस या इंक्रीज हो चुका 12%। तो अब हमें इस प्रोविजन की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि हम एक साल और कंप्लीट कर चुके, तो एक साल में डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा पहले। 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 9 करें जरा जी, 1845 डिवाइडेड बाय 9 क्या था जी? 205। अच्छा, ये 205 रुपए 207.7 से कम है, यानी मेरी पुरानी डेप्रिसिएशन से कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया, तो रिवैल्यूएशन लॉस आने की वजह से मेरे मुस्तकबिल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में रिडक्शन आ जाती है। अब बता सर मेरे पास ये बैलेंस क्या बच गई? 1845 है ना, ये बचा जी मेरे पास 1640। अब 205 रुपए का बुक किया मैंने, तो मुझे याद है कि मेरे पास जो लॉस मैंने बुक किया था लास्ट ईयर 24.4, अब मैं 24.4 रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रिड्यूस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिया। सबको पता है जब भी आप रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हो तो रिड्यूस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने के बाद आप पूरा जो लॉस आपने बुक किया होता है वो रिवर्स नहीं कर सकते हो। आपने 24.4 का लॉस बुक किया, उसकी वजह से रिड्यूस डेप्रिसिएशन का फायदा हो गया सर। जल्दी लॉस बुक करने की वजह से मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 207 से कम हो गया 205 पे आ गया, ऐसा। तो अब सर मुझे कितने का जो है वो कितने का डेप्रिसिएशन में फायदा हुआ सर? बड़ा आसान है सर। एक तरीका तो ये कि आप 207 और 205 का डिफरेंस निकाल लें, ये निकलेगा 2.71। दूसरा तरीका ये कि इस लॉस को आप अमोर्टाइज कर दें। कैसे? 31 दिसंबर 2021 पे डिवाइडेड बाय 9 कर दें। ठीक है जी, ये हो गया 24.4 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया मेरे बच्चों 2.71। सर 2.71 का बेनिफिट मुझे मिल गया। अब मेरी बुक्स में रिवैल्यूएशन की वजह से जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है मेरे बच्चों 21.69। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी रिवैल्यूएशन लॉस आएगा आपके मुस्तकबिल के डेप्रिसिएशन में कमी आ जाएगी, और जो मुस्तकबिल के डेप्रिसिएशन में कमी आएगी उसकी वजह से क्या होगा जनाब? आपके पास लॉस के रिवर्सल का अब बेनिफिट कम बचेगा। अगर ये रिवैल्यूएशन लॉस किस पॉइंट रिवर्स होगा तो 24.4 से नहीं होगा, 24.4 से नहीं होगा। क्यों भाई? तुमने इसका फायदा भी तो ले लिया है, इसका फायदा भी तो ले लिया। मेरा एक सवाल और भी है, और सुनना। अगर मैं इस एसेट को इंपेयर या रिवैल्यूएशन लॉस बुक ना करता, ये 1869.4 होता, ये 1869.4 होता, इस पे फिर मैं डेप्रिसिएशन बुक करता 1869.4 डिवाइडेड बाय 9, ये डेप्रिसिएशन फिर निकलता जी 207.7, ऐसा। और मेरा ये बैलेंस होता 1869.4, मेरा ये बैलेंस होता मेरे बच्चों कितना? ये बैलेंस होता 1661.7, 1661.7 अभी कितना? 1640। तो बताओ हम व्हाट वुड हैव बीन बैलेंस से कितना नीचे है सर? 1640। सर मतलब सर 21.69, ये हम सर व्हाट वुड हैव बीन बैलेंस से नीचे। अगर आज मुझे रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स करने का मौका मिले तो मैं 1661.7 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल मेरे पास सिर्फ 21.69 रुपीस, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं 31 दिसंबर 2020 आ गया था सर, मैं इस पे मजीद एक साल का इंटरेस्ट बुक कर लूं, किसका इंटरेस्ट 10% यार जी 8.4821 ये आता है मेरे बच्चों 93.3। अब बताओ मैंने प्रोविजन का नया बैलेंस निकालना है। अब जब मैं प्रोविजन का नया बैलेंस निकालने जाता हूं तो मेरे बच्चों मेरे पास प्रोविजन का नया बैलेंस आता है 150 ना, 150 रुपए का अमाउंट है, 12% का रेट है, 8 साल की लाइफ है। 150 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 8, या तो मेरे बच्चों 60.58। इसका मतलब मुझे अपने प्रोविजन को उठा के जमीन पर पटकना पड़ेगा, मुझे अपने प्रोविजन को उठा के कम करना पड़ेगा। क्यों? मेरा प्रोविजन इसका करंटली है 93.3, ये जी, और मुझे इसको कम करना पड़ेगा 60.58 पे लाना पड़ेगा, 60.58 पे लाना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा सर? रिडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा 32.72। अब ये सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोविजन कम या ज्यादा होगा तो उसका दूसरा इंपैक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। सर लेकिन मेरे पास तो रिवैल्यूएशन लॉस खड़ा हुआ है, 1.69 का मैं बुक कर चुका हूं। अब मैं अगर सरप्लस बुक करने जाऊंगा तो मुझे पहले पुराना लॉस रिवर्स करना पड़ेगा। तो बताएं सर अगर मैं सरप्लस बुक करने जाऊं 32.72 का, तो मेरी बुक्स में नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आएगा? नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आएगा सर?
6021.69 ये मैंने रिवर्स किया तो सर मेरे पास 11.03 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, 11.03 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, 11.03 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया। अब इसकी जर्नल एंट्री सर प्लीज मुलाहिजा कीजिए मेरे बच्चों। सबसे पहली जर्नल एंट्री सर 31 दिसंबर पे मैंने बुक की होगी 2021 31 दिसंबर में मैंने बुक की होगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से मेरे बच्चों, ये मैंने बुक किया सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 209 205 सॉरी 205 और अलाउंस क्रेडिट कितने से 205। फिर मेरे बच्चों मैंने इसके फौरन बाद एक इंटरेस्ट की एंट्री पास की होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से पहले भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस सर मेरे पास 8.4821 और सर मेरे पास प्रोविजन क्रेडिट कितने से 8.4821। अगली एंट्री मैंने पास की होगी सर प्रोविजन मैंने कम करना है तो प्रोविजन डेबिट कितने से मेरे प्यारे बच्चों, प्रोविजन कम हुआ है 32.72 से 32.72 से। अब रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ये मेरे पीएनएल में जाएगी एज इनकम 21.69 यस सर, और बाकी 11.03 ये जाएगा मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 11.03 ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास 2020 में रिवैल्यूएशन लॉस बुक हुआ था वो रिवर्स होकर अब रिवैल्यूएशन इनकम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन 24.4 नहीं 21.6 आपके एग्जामिनर ने बस यहाँ 24.4 ली है, यानी उसने जितना रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया था वो रिवर्स कर दिया। उनका व्यू ये कि जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है वो ट्रीटमेंट IAS 36 में लिखी है, इफेक्ट 1 में नहीं लिखी। तो यार ये बड़ी मतलब मेरे हिसाब से गलत आर्गुमेंट है। गलत आर्गुमेंट इसलिए कि जब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिसिंग है ना तो फिर हम एनालॉजी ड्रॉ करते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट से, एनालॉजी का मतलब बाकी जगह रिवैल्यूएशन लॉस जा रहा है वो रिवैल्यूएशन लॉस डिफरेंट हो रही है। IAS 36 में जो रिवैल्यूएशन लॉस की बात हो रही है IAS 16 में जो रिवैल्यूएशन लॉस की बात हो रही है दिस इज सेम एज दिस रिवैल्यूएशन लॉस, so it should be considered at par, it should be considered with consistent treatment। ठीक है जी, तो सर we have adopted a consistent treatment and I have already notified this like app कि we will be following this method, we will not differentiate revaluation loss with effect 1 revaluation loss with IAS 16 and 36, we should consider both losses equally। ठीक है जी, we should consider both losses at par at least। ठीक है, तो what we have done we will be adopting the same method of accounting जो कि हमने IAS 36 में देखा था और जो हमने यहां देखा। ठीक है जी, तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस आएगा तो सबसीक्वेंट ईयर्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों रिड्यूस डेप्रिसिएशन की वजह से जो रिवर्सल का कॉरिडोर है, जो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी वो कम रह जाएगी। हमने लास्ट ईयर रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया 24.4 एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस लॉस we were able to reduce our depreciation expense from 2207 to 205। कम बुक किया हमने डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कम बुक करने की वजह से हमें फायदा हुआ ना, तो उस रिवैल्यूएशन लॉस का एक इंपैक्ट अगले साल आया कि मेरा डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गया। अब डेप्रिसिएशन रिड्यूस होने के बाद मैं कह सकता हूं 24.4 का लॉस और 2.71 का रिड्यूस डेप्रिसिएशन, तो नेट इंपैक्ट मेरे पास आ रहा है 21.69। ठीक है जी सर, आई होप आप देख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल मतलब क्या कहूंगा मैं इसको कंटेंशन, बाकी की सारी चीजें जो है वो हम जो है वाइकअप के बिल्कुल बराबर थे। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से मेरे बच्चों, मैंने काफी डिटेल में सवाल को समझाया। इन केसेस के बाद भी कोई इशू तो आप कंसिडर कर सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच।